डायमेंशन पे होता है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल होता है क्या, पहले आप डेफिनेशन लिखिए। कोई भी मोशन जब आपका ये जो अर्थ है, अर्थ ये तो सर्कल पे है, सर्कल नहीं होता है अर्थ इस पे आपका ये ओवल शेप होता है। ये तो आपका अभी आप इसको सर्कल ही समझ लीजिए, बट ये अर्थ का सरफेस है जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये अर्थ का सरफेस हो गया। ये आपका बिल्डिंग्स हो जाता है। ये अर्थ का सरफेस से हार्डली से हार्डली आप 1 किलोमीटर पकड़ लीजिए, 1 किलोमीटर या उससे कम, उससे ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि जो वैल्यू होता है आपका जी का वो आपका फिर 9.8 नहीं होता है, वो फिर 9.8 नहीं होता है, क्योंकि जी का वैल्यू आपका चेंज मतलब आपका चेंज होता है। तो कोई भी मोशन जो अर्थ का सरफेस से एकदम सामने रहे, नियर द अर्थ सरफेस, कहाँ पे, नियर द अर्थ सरफेस। पहला पॉइंट नियर द अर्थ सरफेस होना चाहिए, जो उसका हाइट होगा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से 2 किलोमीटर का अंदर होना चाहिए। ऐसा क्यों है भी आपको मालूम चल जाएगा। और दूसरा पॉइंट कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोजेक्टाइल आपका केस है फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। प्रोजेक्टाइल किसका केस होता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ लिख देता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तभी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और यहाँ पे ये जो एक्सीलरेशन है वो कौन है, वो है आपका जी। जी क्या है आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आपका वेरिएबल होता है, ये आपका वेरिएबल है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आपका वेरिएबल है। बट नियर द अर्थ सरफेस, यहाँ जो हम लोग लिखा हुआ है आपका नियर द अर्थ सरफेस, ये आपका कांस्टेंट है। नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस, और वो भी अप्रॉक्स 1 किलोमीटर, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर मान के चलिए, 1000 मीटर का अंदर अंदर ले लीजिए। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप मान के चलिए वो आपका कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए, और वो भी आपका 1 किलोमीटर का अंदर होगा, क्योंकि उसका पार जाएगा तो जी का जो वैल्यू है 9.8 ये आपका चेंज होने लग जाता है, क्योंकि जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2h/r। ये आप ग्रेविटी चैप्टर में देखेंगे, जो आपका वेरी करता है। ये तो हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर पकड़ लीजिए अप्रॉक्स पे। ये हो गया h, हो गया आपका अर्थ का जो सरफेस है, ये अर्थ का क्या है, सरफेस। अर्थ का सरफेस से हाइट हो जाता है, ये अर्थ का सरफेस से ये हाइट होता है h। अर्थ का सरफेस से कोई पार्टिकल कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं जैसे जैसे h बढ़ेगा ये जो g डैश है वो आपका चेंज होगा, जो नया जी आएगा वो चेंज हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड, बट जो नया जी है, जैसे से बॉल रेस करेगा कोई पार्टिकल आपका ये अर्थ सरफेस हो, तो ये जी का वैल्यू चेंज होगा। तो इसका मतलब तो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है, बट हाँ सिंस ये आर बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर है, तो एच अगर बहुत छोटा हुआ आर से तो हम लोग h को क्या मान सकते हैं, h टेंड्स टू 0 मान सकते हैं। और जब अगर h 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा और g डैश बराबर g हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोला जाता है कि ये दोनों तभी इक्वल होगा जब जो हाइट होगा बॉल का या कोई भी पार्टिकल का वो अर्थ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, अर्थ से नीचे ही रहना चाहिए, मतलब नियर द अर्थ सरफेस रहना चाहिए। तब आप बोल सकते हैं कि जो g और जी डैश दोनों इक्वल होता है, और वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए फॉर प्रोजेक्टाइल के लिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होता है, मतलब एक्सीलरेशन पे कोई नंबर है, यहाँ पे क्या है, कोई नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कांस्टेंट नहीं है, देखिए 3t, क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल आ रहा है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। 3x, यहाँ पे x वेरिएबल आ रहा है, बट ये कांस्टेंट है 4, 45, फिर ये भी कांस्टेंट आ जाता है 3i कैप, 4j कैप, 6k कैप, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं है, बट ये कांस्टेंट नहीं है। 3t i कैप, 4j कैप, 6k कैप, क्योंकि ये वेरिएबल आ रहा है।
ये वेरिएबल आ रहा है, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब आपका ये जो केस है 3t 3x ये सब हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो आपका a इक्वल टू 4.5 कोई नंबर्स है जैसे 9.8, ये सब आपका हो गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस, ठीक है। इसको हम आपका ये रब करता है। अब देखिए जो प्रोजेक्टाइल है ना वो आपका फर्स्ट डिस्कवर बाय गैलीलियो। गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट पे कहा था कि एक मोशन होता है प्रोजेक्टाइल बोल के, ठीक है। और ये मोशन पहले भी होता था, और ये कब गैलीलियो ने कहा था 1608, बाप रे बाप बहुत जल्दी बोल दिया वो, 1608। तब तो महाभारत चल रहा होगा राजा लोग का, ठीक है। अब देखिए अपना पूरा फिजिक्स पे जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, इसका दो ही पाथ हो सकता है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे दो पाथ हो सकता है। देखिए पहला कौन सा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का दो ही पाथ या दो ही ट्रेजेक्टरी हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला, दैट इज प्रोजेक्टाइल। या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। मतलब जब स्पीड u, यहाँ स्पीड है, जब u 0 हो और a हो, मतलब ये वाला केस, ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से आपने कोई u0 पे कोई बॉल आपने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब देखिए नीचे g लग रहा है, एक्सीलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। नीचे g लग रहा है तो u और g दोनों एक ही तरीका से लग रहा है, तो ये बॉल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा इसका, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। या तो u ऐसे होगा, मतलब u का डायरेक्शन भी नीचे और g का डायरेक्शन भी नीचे, मतलब दोनों कैसा हो जाए, पैरेलल हो जाए। जो u और g को आप a भी बोल दीजिए, एक्सीलरेशन और u दोनों का डायरेक्शन कैसा हो, पैरेलल हो, तभी भी कैसा हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए मोशन इन 1D का केस पे आप लोग पढ़ के आए, कोई भी बॉल है, यहाँ अगर उसका वेलोसिटी है और यहाँ एक्सीलरेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। ये आपका ऐसा भी हो सकता है, u ऊपर है g नीचे है, g को a बोल दीजिए, ये केस हो जाता है एंटी पैरेलल। ये बॉल है, ये u से इधर जा रहा है, ये एक्सीलरेशन उसका मतलब जो रिटार्डेशन है वो बैकवर्ड लग रहा है, फिर भी आपका इस केस पे भी क्या बोलेंगे आप लोग, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इस केस पे भी स्ट्रेट लाइन, इस केस पे भी स्ट्रेट लाइन, इस केस पे भी स्ट्रेट लाइन। मतलब जब u 0 रहे या u पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, जब ये तीनों केस में स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तीनों केस में क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आप इसको ऊपर से भी छोड़ दीजिए ना, ऐसे ऊपर से भी छोड़ दीजिए, u और a दोनों ऐसे कोई बिल्डिंग से छोड़ दीजिए इसको, u और a कोई बिल्डिंग से छोड़ देंगे। अगर ऐसा कोई बिल्डिंग ले रहे हैं, ये आपका बॉल है इधर, ये u से आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से, तो एक्सीलरेशन आज भी g नीचे है, तो ये वाला केस भी स्ट्रेट लाइन होगा, प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। आप उसको ऊपर छोड़ दीजिए u से और g से, तो ये आपका पूरा स्ट्रेट लाइन ही ऊपर जाएगा, तो ऊपर भी स्ट्रेट लाइन ही मोशन हो रहा है। लास्ट केस क्या होता है, जब u ऐसे हो गया या a ऐसे हो गया, कोई एंगल बन रहा है, इन लोग का बीच पे कोई एंगल बन रहा है। इस दोनों केस में यहाँ से यहाँ तक जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो, 180 हो, दोनों हो जाए। और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड बोलिए, दोनों का बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 और 180 डिग्री। और जब ऐसा होगा तब स्ट्रेट लाइन आएगा, बस ओनली ऑन स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। और जब दोनों का बीच में कोई एंगल आ रहा है, u ऐसे जा रहा है, a ऐसे जा रहा है, ये वाला केस पे आपका मोशन एग्जिस्ट करता है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का जन्म कब होता है, जब आपका u और a दोनों का बीच का कोई एंगल हो, u और a नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल, इन दैट केस हम लोग बोल सकता है कि जो मोशन ऑफ अ पार्टिकल है वो प्रोजेक्टाइल है। तो अब हम लोग देखते हैं कंडीशन कुछ
प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या क्या बात ध्यान रखना है? पहला, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए। दूसरा, u और a, जो हम लोग का केस पे g होता है इधर, इस दोनों का बीच का कुछ एंगल होना चाहिए, कोई थीटा होना चाहिए, मतलब ना ही पैरेलल होना चाहिए ना ही एंटी पैरेलल होना चाहिए। और तीसरा कुछ है क्या और कोई कंडीशन? हाँ है, नियर द अर्थ सरफेस होना चाहिए। नियर द अर्थ सरफेस, जो h का जो वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्स 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब g आपका चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ इसका फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूलाज है इसमें, क्वेश्चन बनने से मतलब है। अब डिराइवेशन में जाने का मन नहीं है क्योंकि डिराइवेशन आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, फिर भी देख लीजिए प्रोजेक्टाइल कौन कौन सा टाइप का होता है। एक तो ये भी प्रोजेक्टाइल हो गया, ये आपका u वेलोसिटी, ये एंगल थीटा और g नीचे लगेगा। ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, पूरा पार्टिकल ऐसे करके पूरा प्रोजेक्टाइल कर रहा है, पैराबोलिक पाथ है। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे तो g आपका एक ही डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, वो है आपका कहाँ, y डायरेक्शन पे। तो x डायरेक्शन पे कोई g नहीं है, x डायरेक्शन पे कोई g नहीं है, कोई g नहीं है x डायरेक्शन पे। हर यहाँ पे देख लीजिए, ये u1 u2 u3 हर एक डायरेक्शन में g नीचे है, इस दोनों का बीच में कोई एंगल बन रहा है, तभी ये पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, प्रोजेक्टाइल हो रहा है। ये भी प्रोजेक्टाइल है। ऐसे कोई वॉल पे खड़ा है, आप लोग ने ऐसे करके फेंक दिया, u इधर है g इधर है, ये ऐसे करके जाके प्रोजेक्टाइल हो गया। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। इंक्लाइन प्लेन पे खड़े हो आप लोग, यहाँ से किसी चीज़ को फेंक दीजिए u से, g आज भी कोई एंगल बना रहा है, यहाँ पे g आपका दोनों साइड एक्ट करेगा, वो हम लोग देख लेंगे इंक्लाइन प्लेन पे। तो ये 2-3 चीज़ है, और भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब यहाँ से फेंक दीजिए u से, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। और सब पे g कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कहीं पे आपका g x में, देखिए 50 या 70% केस में g x में एक्ट नहीं करेगा, बट कुछ सारा केस में 10 या 20% केस में g x और y दोनों जगह एक्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक टर्म। बेसिक टर्म देखते हैं। सबसे पहले रेंज क्या होता है, ये सब रेंज का मतलब r। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट t। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे टाइम ऑफ एसेंड क्या होता है, एंड टाइम ऑफ डिसेंड क्या होता है। टाइम ऑफ एसेंड मतलब ऊपर जाना, टाइम ऑफ डिसेंड मतलब नीचे आना। हाइट क्या होगा, जो एच मैक्स बोला जाता है हम लोग। ट्रेजेक्टरी निकालेंगे हम लोग, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन एनर्जी इन पैराबोला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी इन पैराबोला। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इतना सारा केस है, और भी बहुत सारा केस है। शॉर्टेज डिस्टेंस का केस है, फिर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का केस है, बहुत सारा केसेस बाकी है। ये एंगल देख लेगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखो एक इक्वेशन जिसमें सारा प्रोजेक्टाइल का मोशन आ गया है, एक इक्वेशन में सारा प्रोजेक्टाइल का मोशन आ गया, ये याद रख लो। r sin 2 थीटा, r डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा, फिर ut डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा,
2h डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा और बराबर u स्क्वायर बाई जी। देख लीजिए ut डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, एक बार देख लेता आ रहा है कि नहीं। ut डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, 2h डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा और u स्क्वायर बाई जी। ये कब लगाओगे? व्हेन आपको ये वाला u है जो फेंक रहा है और एंगल थीटा गिवन रहे। फेंकने का एंगल u और थीटा जब आपका गिवन रहे, ये तब लगाना है। व्हेन u एंड थीटा, व्हेन u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन। कोई कंपोनेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा रख दो, रेंज और एच सब मिल जाएगा। दूसरा r बराबर 2ux t बाई 2h बराबर ui का स्क्वायर बाई जी, सॉरी ui बाई जी। ये जो फॉर्मूला है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 फॉर्मूला है, देख लीजिए, सारा प्रोजेक्टाइल इसी में 2 में आ जाता है। या नोट करके लिखना है कि ये आपको अभी नहीं समझ पाएगा, बाद पे समझ पाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट है ऑफ ux। हॉरिजॉन्टल मोशन से टाइम ऑफ फ्लाइट इंडिपेंडेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ux, दैट इज हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन ये आपको सेंटर ऑफ मास चैप्टर में समझ पे आएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का आप अगर यहाँ से निकालोगे तो 2uy बाई जी आता है। यहाँ पे आपका ux आ नहीं रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ux से तो इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि रेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न है, कुछ करना नहीं है, r डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा और लास्ट का क्वांटिटी ले लो u स्क्वायर बाई जी अकॉर्डिंगली जो आपको दिया रहे। जैसे r u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही आपका रेंज का फॉर्मूला था, निकल गया। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ut 2 साइन थीटा u स्क्वायर बाई जी, u ने u को मार दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकला 2 साइन थीटा 2u साइन थीटा बाई जी। ये ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। h मैक्स या h आपको हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट, तो ऐसे आप हाइट भी निकाल सकते हैं, ये दोनों को कंसिडर करके। फिर यहाँ से जब आपका ये कब लगाना है, जब आपका थीटा इज़ नॉट गिवन। थीटा इज़ नॉट गिवन, जब थीटा ना दिया रहे और जब आपको ux दे दे और uy दे दे, ux और uy दे दे, मतलब अलग अलग आपको कंपोनेंट दे दे वेलोसिटी का इन अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब ux का जगह पे आपको जैसे ये दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, तब आपसे रेंज पूछ रहा है कोई, तो डायरेक्ट ये अप्लाई कर दीजिए। r 2ux और uy मालूम रहेगा, लगा के सॉल्व कर दीजिए। 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देख लीजिए। अब इसको मैं रब करता हूँ। आया कैसे, अब आया कैसे वो तो आप लोग खुद दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। ट्रस्ट में ये 2 फॉर्मूला आपको एक लाइन पे पूरा प्रोजेक्टाइल ही मिल गया है आधा। एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल, फालतू पढ़ाई करके क्या फ़ायदा है, जो आएगा ही नहीं एग्ज़ाम पे। जो आ रहा है वो पढ़ो भाई। एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल क्या होता है, देखो एनर्जी क्या होता है, 2 टाइप का एनर्जी हम लोग से पूछा जाता है। काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस दोनों का सम कर देता है तो ये टोटल एनर्जी हो जाता है। इस दोनों का सम कर देगा तो ये टोटल एनर्जी, ठीक है। एक तो काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा, दोनों का सम कर दोगे तो टोटल एनर्जी हो जाता है। अब होता क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लो तब समझ पे आएगा, क्योंकि फॉर्मूला से काम बन जाएगा आप लोग का। काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पे निकालना है, क्या होगा देख लो। पहले लिख देता है हम k cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई। पहला पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट k
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। अब नोट करके इधर लिखो, जो के होता है वो होता है मेरा एनर्जी एट ओरिजिन। ओरिजिन बोलो मत, बोलो एनर्जी एट ओरिजिन और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कल का दिन अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन चेंज कर दिया तब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सबसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो एनर्जी एट ओरिजिन 90% केस पे कभी कभी चेंज करके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी बोल देता है। ये हो गया के, ये हो गया के, क्या हो गया एनर्जी एट ओरिजिन और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये एनर्जी कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद थीटा क्या है, थीटा है मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बहुत बढ़िया। फाई क्या है, फाई है पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड दैट एनर्जी, जो एनर्जी हम लोग को निकालना है, कौन सा पॉइंट पर हम लोग को निकालना एनर्जी, वही फाई है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, पहले ये नोट कर लो, एग्जांपल देखो, जैसे ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, ये यू वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है के, बहुत बढ़िया। अब बताओ, ये ऐसे करके मोशन कर रहा है, कोई एक एंगल आया, ये एंगल हो गया फाई, ये फाई एंगल पे इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाई एंगल पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, और वो इंस्टेंट कब है, फाई एंगल पे। एंगल कौन सा है, फाई, इस फाई एंगल पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, तो के कॉस स्क्वायर थीटा और वो कॉस स्क्वायर फाई। जो आंसर आएगा वो लिख देना, क्योंकि के तुमको गिवन होगा, थीटा मालूम होगा, फाई पे पूछा होगा, डाल के निकाल देना। पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा कि वो एनर्जी दिया रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई करने से एनर्जी आ जाएगा। देख लो भाई आया कि नहीं, आया है। ये था एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल। आप देखो, ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ ऑफ द पार्टिकल, पाथ ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल कौन सा पाथ लेगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल, पाथ ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का क्या पाथ होगा, और मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का क्या मोशन होगा, वही है। और इसको निकालता कैसे, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट टी, टी क्या होता है, टाइम, एलिमिनेट टाइम और एनी अदर क्वांटिटी, और एनी अदर क्वांटिटी, कोई भी एनी अदर क्वांटिटी और वेरिएबल, एनी अदर पैरामीटर लिखो, एनी अदर पैरामीटर इन द इक्वेशन। जो ये पैरामीटर होगा वो कैसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं, ठीक है ना, वो वेरिएबल होना चाहिए। एनी अदर पैरामीटर इन द इक्वेशन विच कंटेन एक्स एंड वाई, जो भी एक्स और वाई होगा उसमें से हम लोग को टी को एलिमिनेट करना है, और आफ्टर डैट और फाइनली हम लोग को दोनों को मर्ज कर देना है, एक्स और वाई को, वही आपका ट्रेजेक्टरी और पाथ ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, तो ठीक है। आइए, ये कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग करते हैं ट्रेजेक्टरी निकालने पे, जो आपको और समझ पे आएगा ट्रेजेक्टरी को कैसे निकाला जाए, ट्रेजेक्टरी पाथ ऑफ अ पार्टिकल, तब हम लोग इसका बाद देखेंगे।
प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी कैसे निकाला जाए पहले ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, x 2t दिया हुआ है और y 10t माइनस 16t² दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल बताइए। सब पे वही है, इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल बताना है और आपका क्या बताना है, ट्रेजेक्टरी। दोनों बात एक ही होता है। ट्रेजेक्टरी का मतलब ही होता है कि पार्टिकल का क्या इक्वेशन है। तो यहाँ से x और यहाँ से y है। t को यहाँ पे t का जगह x/2 रख दीजिए। t का वैल्यू क्या आ रहा है, x/2 16 x/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये इक्वेशन आ गया आपका, जहाँ पे t नहीं है तो यही हो गया आपका ट्रेजेक्टरी और पार्टिकल ऑफ मोशन। पार्टिकल का क्या, पाथ ऑफ अ पार्टिकल, यही हो गया आपका पाथ ऑफ पार्टिकल। और इसको प्यार से हम लोग बोलता है इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। और इसको हम लोग बोलता है ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। इसको सॉल्व करना है, कर दीजिए। फाइव एक्स माइनस 4x²। और ये इक्वेशन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन है। और ये कैसा मोशन है, ये हो गया आपका मोशन, हो गया आपका प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल हो गया। ऐसे करके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। क्या करोगे इसमें, एक्स और वाई दो पार्टिकल का पोजीशन दिया रहता है। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मतलब क्या है ये, अरे ये अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेट अपना सिस्टम है तो एक्स पे पार्टिकल इधर जा रहा है, जो वेरिएबल है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो समय का साथ चेंज कर रहा है, बहुत बढ़िया है। वाई पार्टिकल का वाई डायरेक्शंस ऊपर है, वो भी समय का साथ चेंज कर रहा है, बहुत बढ़िया है। मतलब कोई भी अगर तुम एक पॉइंट लेता है पार्टिकल का, वो होता है 2t और 10t माइनस 16t², जो समय का साथ चेंज कर रहा है। कल का दिन t का वैल्यू कुछ और होगा तो पार्टिकल यहाँ है, कल यहाँ हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके पार्टिकल घूमते जा रहा है, कभी ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। तो अब पार्टिकल एक्चुअली क्या पाथ ले रहा है वो निकालने के लिए हम लोग को टी को एलिमिनेट करना पड़ता है, और जो वाई और एक्स आता है वही पार्टिकल का पाथ हो जाता है, उसी को हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलता है। तो ये इसका फीलिंग था। मतलब जब तुम एक्स और वाई को प्लॉट करोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, तो तुमको एक पूरा प्योर तुमको दिखाई देगा कि पार्टिकल का क्या कर्व बन रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जा रहा है या सर्कल बना रहा है या पैराबोला बना रहा है। जब तुम टी का जगह 1 सेकंड रखो, 2 सेकंड रखो, 3 सेकंड रखो, यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो, और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको प्लॉट करते जाओ तो तुमको मालूम चल जाएगा। ये तो एक वे हुआ। और दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है स्पीडली निकालो, टी को एलिमिनेट कर दो और वाई और एक्स का बीच में निकाल लो रिलेशन, वो तुमको डायरेक्ट बता देगा कि ये पैराबोला है, ये सर्कल है। आओ दूसरा ही देखता है। नंबर 2, x बराबर a cos t, y बराबर a sin t। क्या होगा इसका बताओ, क्या एलिमिनेट करना है हम लोग को, t वेरिएबल ये एलिमिनेट करना है। तो कैसे करोगे इसको, कुछ मत करो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करो इसको। ये सर्कल का इक्वेशन होता है, चल जाएगा। दोनों को बोथ से स्क्वायरिंग के और ऐड कर दो, ऐड कर दो, इस दोनों को ऐड कर दो। ये कॉमन आ गया, cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, लो ये सर्कल आ गया। ये कैसा आ गया, सर्कल। सिंस ये 1 होता है तो पार्टिकल कैसा कर रहा है, पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है विथ सेंटर उसका कैसा है 0,0, और उसका रेडियस, मतलब उसका जो रेडियस है पार्टिकल का वो a है। पार्टिकल का ये हो गया मोशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल x² y² इक्वल टू a²। ये पार्टिकल का मोशन है, पार्टिकल तुम्हारा ऐसे सर्कल में घूम रहा है। कोई भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल का तुमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो कोई भी पॉइंट हो गया पार्टिकल का x² y a²। तुमको अगर उसका x मालूम होगा तो उसमें ढाल के निकाल लो,
कोई भी पॉइंट पे। ये पार्टिकल, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन हो गया, कैसे निकाला जाए ट्रेजेक्टरी। और देखो अब बताओ इसको, तीसरा क्वेश्चन जेई पे आया हुआ सवाल, 3i 4j 16k u 6i 8j 12k फाइंड द ट्रेजेक्टरी। करो, ट्राई करो। यहाँ तो टी भी नहीं है, किसको एलिमिनेट करेगा। बट अगर तुम लोग गौर से सोचेगा तो अपना पूरा फिजिक्स पे जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो दो मोशन होता है, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला, नॉट सर्कल, दूसरा पैराबोला, दैट इज प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ गौर से देखता है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट का केस दिखाई दे रहा है, 3t 4j और 16k। कोई t कोई x कोई वेरिएबल नहीं है, ये प्योर एक कांस्टेंट नंबर है। तो इसका अगर सॉल्यूशन देखेगा तो एक्सीलरेशन तो भैया कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड चेक करना है कि u और ए पैरेलल है कि नहीं है। अब तुम लोग तो भी ड्रॉपर्स है, उसको तो मालूम है दो वेक्टर्स को कैसे चेक किया जाता है पैरेलल, पर तुम लोग को तो मालूम नहीं है। तो देख लो, कभी भी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पैरेलल, अगर वो लोग जब पैरेलल हुआ तब वो ऐसा आ जाता है, ए कोई कांस्टेंट होगा और बी वेक्टर अगर ऐसा फॉर्म पे आ रहा है, इसका इम्प्लाइज है ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। ये नोट करके रखना, अगर ऐसा फॉर्म पे आ रहा है तब, नहीं आ रहा है तो एंटी पैरेलल होगा। तो देख लो, ये ए एक्सीलरेशन हो गया 3i 4j 16k, ये 16 नहीं है, ये 6 ले लो, 6k। अब u क्या है तुम्हारा, ये तुम यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 3i 4j 6k। ये गौर से देखो, ये ए वेक्टर है, तो क्या बोलोगे, u वेक्टर is some constant of a वेक्टर, तो u वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। तो बोल सकता है ये क्या हो गया, इसका इम्प्लाइज दो कंडीशन था, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है और दूसरा u पैरेलल है a से, तो इसका मतलब है पार्टिकल कैसा है, स्ट्रेट लाइन उसका ट्रेजेक्टरी है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जब वेक्टर्स पे दिया रहेगा तो पैरेलल चेक करना ही पड़ेगा। पहला तो देख लो कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। अब इसको रफ करो। दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया 6k 3k, क्या है आप देख के बताओ, फाइंड द ट्रेजेक्टरी। तो सॉल्यूशन अगर यह करता हूँ मैं, u वेक्टर 3k और a वेक्टर 6k, ये 2 × 3k, ये हो गया मेरा u वेक्टर, ये फिर वही फॉर्म पे आ गया। तो बोल सकता है a पैरेलल टू u वेक्टर इम्प्लाइज स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल कैसा है भैया, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, दूसरा लो, 6k 3i 6j, कांस्टेंट तो है भैया, कांस्टेंट है, बट क्लियरली तुमको दिखाई दे रहा है कि तुम ए को तुम नहीं लिख सकता है इस फॉर्म पे। इसका मतलब ये लोग कैसा है तुम्हारा, नाइदर पैरेलल, पैरेलल भी नहीं है,
नॉट एंटी पैरेलल। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन और पैराबोला, पाथ कैसा हो गया, पैराबोला, पाथ हो गया पैराबोला और मोशन हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका पाथ हो गया स्ट्रेट लाइन और मोशन हो गया स्ट्रेट लाइन इन 1D, वही तुम्हारा उसको बोलता है वो रेक्टिलिनियर मोशन। ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे यू और ए ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है। अब यहाँ से बोल सकता था कि ये एंटी पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल होगा तो ए वहाँ होगा यू वहाँ होगा, बट ऑल द पार्टिकल का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। यहाँ तो आप लोग इस फॉर्म पे ला ही नहीं सकता है, जब इस फॉर्म पे ला नहीं सकता है इसको, तो डेफिनेट बात है भाई कि वो कैसा मोशन है, वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, जहाँ पे यू और ए का बीच का जो एंगल है वो ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, कुछ और होगा और कुछ और है, तो वो 100% क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, थ्री आई 4J 8K, 6 के लिए हो गया 6I 12J 15K। तो यहाँ भी आप गौर से देखेंगे ए और यू कुछ कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते जो ये बन जाए, ना ही यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते जो ये बन जाए। तो इसका मतलब ये भी कैसा मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि यू और ए और यू का बीच का एंगल ना ही 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है, डेट इज ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, कोई और एंगल होगा, हमको क्या मालूम, कोई भी एंगल हो सकता है। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्यों है प्रोजेक्टाइल, क्योंकि एक्सीलरेशन भैया कांस्टेंट है और ये पैरेलल भी नहीं है और एंटी पैरेलल भी नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लो, थोड़ा और डाउट क्लियर हो जाए। 60I 6K 80 स्क्वायर के 6I 12J प्लस 8K। अभी गौर से देखता है तो ये एक्सीलेशन वेरिएबल आ रहा है, इस बार जो एक्सीलेशन है वो वेरिएबल है क्योंकि इस बार टी आ रहा है इधर, ये टाइम का साथ ये एक्सीलेशन वेरिएबल है, आई मतलब एक्स एक्सिस पे भी वेरिएबल है और वाई जेड पे भी वेरिएबल है। तो ओवरऑल ये एक्सीलेशन कैसा है, वेरिएबल है। अगर एक्सीलेशन वेरिएबल का केस है तब तो ना ही ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो आंसर होगा ना ही स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल दैट इज पैराबोला। तो ये पैराबोला भी नहीं है भैया और ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, होगा कोई और मोशन होगा, हमको क्या मालूम। बहुत बढ़िया, कोई और मोशन होगा, हमको क्या मालूम ना, बट ये पैराबोला भी नहीं है और ये प्रोजेक्टाइल भी नहीं है। तो समझ पे आया कैसे करके देखा जाता है। एक और क्वेश्चन लो, उसके बाद हम लोग ट्रेजेक्टरी निकालने जाएंगे पैराबोला का। क्या करोगे, कॉस थीटा टी है ये, तो यहाँ से टी निकाल लो और टी ये यहाँ डाल दो। यू से यू मर गया, साइन कॉस टेन बन गया, ये एक्स इधर आ गया माइनस ये हाफ जी एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस उधर चला गया ऊपर होके सेक स्क्वायर बन गया। ये आ गया आपका ट्रेजेक्टरी। और एक्चुअली मैंने आपको ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल यही है, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल यही है। तो देख लीजिए एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स में स्क्वायर आ रहा है और एक्स में स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये पूरा इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला।
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला। और ये कैसा मोशन है भैया? प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी है, जो मैंने आपको इनडायरेक्टली निकलवा दिया। अब डायरेक्टली देखिए कैसे अच्छा से निकाल सकते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। ये एंगल थीटा है, ये यू से छोड़ा है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए एक्स कॉमा वाई। अब पार्टिकल इधर आ गया ना, अब पार्टिकल किधर आ गया? इस पॉइंट पे आ गया भैया। बहुत बढ़िया, इस पॉइंट पे आ गया। यहाँ उसका कोई वेलोसिटी होगा u1, जो होना है हमको क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। बट ये जो डायरेक्शन है vx, ये तो आज भी सेम होगा u cos थीटा। ये एंगल फाई पकड़ लो, बट ये तो u cos थीटा ही होगा, क्योंकि ये तो चेंज होने नहीं वाला इस जगह का ux, और uy u sin थीटा। बट यहाँ पे vy क्या होगा, ये निकालना होगा हम लोग को। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, तो पहले x और t तो लेके आओ। पहले x का लिखो, x लिखो इन टर्म्स ऑफ t, y लिखो इन टर्म्स ऑफ t। पहले कितना गया है, ये डिस्टेंस कितना है x, और ये डिस्टेंस y। तो y पे इतना गया है, x पे इतना गया है, लिखो पहले तो। और यहाँ पे आने तक का टाइम हो रहा होगा t, तो x कोऑर्डिनेट और y। तो x में कितना गया भाई, x गया है x ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सिंस ये जीरो हो जाएगा क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x में क्या होगा, खाली u बचेगा। u कौन सा, u x में, तो u x कितना है भैया, u cos थीटा t। ये हो गया x में, x में हो गया भैया u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। y पे कितना होगा, u y t माइनस हाफ, यहाँ एक्सेलरेशन आता है जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों दिया, क्योंकि g नीचे लग रहा है और वो माइनस होगा। ये माइनस किसके लिए, g के लिए। नोट करके लिखना, टाइम माइनस नहीं होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है भैया, एक्सेलरेशन इन y माइनस जी। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। u y कितना है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब x यहाँ डाल दो, यहाँ से टाइम निकालो, u cos थीटा, u cos थीटा यहाँ डाल दो। डालने के बाद आप लोग को क्या दिखाई देगा, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन पे दिखाई दिया था, x टेन थीटा माइनस हाफ u स्क्वायर ऊपर g, और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। यही दिखाई दे रहा था ना, और यही है आपका ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल x टेन थीटा एक्स स्क्वायर, ये आ गया ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये क्या, कैसे मालूम चला कि ये प्रोजेक्टाइल है? हवा पे कोई सपना आएगा नहीं। x का पावर क्या है, यहाँ पे दो ही तो वेरिएबल है, y और x का इक्वेशन हो गया। दोनों कैसा है, वेरिएबल है कि नहीं। थीटा कैसा है, कांस्टेंट है भैया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। u कैसा है, कांस्टेंट है। तो खाली दो वेरिएबल है, x और y। x चेंज करेगा तो y चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब कोई भी पॉइंट पे बताया जा सकता है। ये इसका बहुत अच्छा यूज़ है इसका, क्योंकि आपको अगर कल का डेट पे इस पॉइंट पे आप आ गए, ठीक है, इस पॉइंट पे आप आ गए, तो आपको y मालूम है, y गिवन है, x बताओ क्या होगा, ये दूरी बताओ x क्या होगा। तो बस कुछ नहीं, y मालूम है, डाल दो। थीटा तो दिया ही रहेगा, u भी दिया रहेगा, तो x यहाँ से निकल जाएगा सॉल्व करके।
और ये पैराबोला क्यों है? क्योंकि x का ऊपर स्क्वायर आ रहा है, x का ऊपर क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन तो भैया ये पैराबोला होता है, ऐसे करके इसका इसका इक्वेशन होता है 4ax²। जनरल होता है बट इसको ऐसे भी कभी कभी लिया जा सकता है 4ax 1 माइनस एक्स 4ax माइनस एक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ लगभग वैसे ही बनता है। ये आपका पैराबोला का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करता है, यहाँ से ही आता है, देख लीजिए। एक तो ये इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे हम लोग को 4 क्वांटिटी मिलता है, देखिए। एक तो हम लोग ये इस्तेमाल करेगा x tan थीटा माइनस gx² 2u sec² थीटा, और दूसरा हम लोग इस्तेमाल करेगा yx tan थीटा 1 माइनस x/r। ये दूसरा हम लोग इस्तेमाल करेगा, देख लीजिए 1 माइनस x/r। यहाँ पे आपका वेरिएबल कौन कौन सा है? यहाँ वेरिएबल है आपका y और x, आपका वेरिएबल है एज यूजुअल। बट यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म और इंट्रोड्यूस किया गया, वो है आपका रेंज। तो हम लोग रेंज भी निकला जा सकता है, अगर कभी भी इस टाइप का फॉर्म दिया रहे तो कंपैरिजन करके 2 इक्वेशन से हम लोग रेंज भी निकाला जा सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, याद रहे तो खराबी नहीं है, ठीक है। और sec² को बहुत बार हम लोग 1 प्लस tan² थीटा का फॉर्म पे भी आपको मिल जाएगा, उससे कोई डरने का बात नहीं है। दोनों को याद कर लीजिए, आप ही का काम आएगा, देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है इसका। आइए अभी हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आज का जो भी टॉपिक्स है उसके ऊपर बेस होगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, लिख लीजिए। सो दैट देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ टाइम, सो दैट देयर आर, हम बोल रहे हैं सो दैट देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ टाइम, सो दैट देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच, सो दैट देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल, फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल is at the height it at is at the same height, so that there are 2 values of time for which a projectile is at the same height. The projectile is at
सेम हाइट, ठीक है, सो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट, ऑल्सो सो मैथमेटिकली दैट द सम ऑफ दिस टू टाइम्स इज इक्वली टू द टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑल्सो सो दैट मैथमेटिकली दैट द सम ऑफ दिस टू टाइम्स इज इक्वली टू द टाइम ऑफ फ्लाइट, लिख देता है, ऑल्सो so that the sum of time, also so that the sum of this two times is equal to the time of flight. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको आगे ही बोला था, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन का मतलब। ये बोल रहा है सो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट, ऑल्सो सो द मैथमेटिकली दैट द सम ऑफ दिस टू टाइम्स इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप एक प्रोजेक्टाइल है, आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, वो ऐसे करके उसका एक पाथ है, ट्रेजेक्टरी है, ये उसका कोई वेलोसिटी होगा u, कोई एंगल से थ्रो कर दिया है, ठीक है। जब ये प्रोजेक्टाइल आप खुद सोचिए, जब ये ऐसे करके मूव कर रहा है तो जाहिर सा बात है हर जगह ऐसे करके आप काटेंगे तो ये हाइट h1, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ हो, इस पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे, और जब प्रोजेक्टाइल से घूम फिर के अच्छा से एकदम गाना ना गा के जब ये यहाँ आ जाए h2, तो ये h1 और h2 तो बराबर है, दो हाइट तो है, डेफिनेट बात है, दो हाइट है और दोनों हाइट कैसा है, सेम है, बहुत बढ़िया, दोनों सेम हाइट है। क्वेश्चन का मतलब ही है ना, सो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल एट द सेम हाइट। दो ऐसा टाइम बताओ जब प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पे हो, तो यहाँ भी t1 होगा और ये भी कैसा हो जाएगा, t2 हो जाएगा। दो टाइम तो आ रहा है, t1 एंड t2। यहाँ पे अगर आने में प्रोजेक्टाइल को 5 मिनट लगा होगा तो घूम फिर के यहाँ आने पे उसको 10 मिनट लगा होगा या 12 मिनट लगा होगा, बट आप दोनों जगह से देखोगे तो हाइट तो दोनों का सेम है। ये यहाँ से अगर 10 मीटर ऊपर है और हाइट हम लोग मेज़र कहाँ से कर रहा है भैया, ओरिजिन से मेज़र कर रहा है। ये जो कोऑर्डिनेट हो गया, ये x1, ये x2, बट भैया y1 तो सेम रहेगा। ये तो कोऑर्डिनेट हो गया x1, ये y1, और ये x2 और ये y1। तो हाइट तो सेम है, बट टाइम यहाँ भी t1 लग रहा है, यहाँ t2। t1 और t2 तो भैया अलग अलग है। ये तो हम लोग ने बता दिया कि कभी भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, कभी कोई पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसका दो हाइट पॉसिबल है। देख लीजिए यहाँ भी दो हाइट पॉसिबल है और वो दोनों हाइट इक्वल हो जाएगा। दोनों हाइट कैसा होगा, इक्वल होगा एट अ पार्टिकुलर टाइम पे, होना ही होना है। टॉप मोस्ट पे तो एक ही हाइट होता है भैया, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग को क्या करने बोल रहा है, सॉल्व करने बोल रहा है। मैथमेटिकली बताइए, ये तो हम लोग बता दिया थियोरेटिकली t1 और t2 होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बताता है कि सो दैट मैथमेटिकली द सम ऑफ दिस टू टाइम इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दोनों जो टाइम है, इस दोनों का जब सम करोगे, क्या करोगे, t1 प्लस t2 करोगे तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का बराबर आना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, बच्चा यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट लग रहा है, सब कुछ मेजर यहाँ से करो। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट लगा है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट लग रहा है। तो ये दोनों टाइम को जब आप ऐड कर दोगे तो वो इक्वली कितना होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम इसका फीलिंग देता है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है पूरा होल जर्नी यहाँ से यहाँ तक। अब अगर कोई पार्टिकल है जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट लग रहा है उसको आने पे, ठीक है, ये वाला तुम रीजन देखो, 5 मिनट लग रहा है, और यहाँ से यहाँ आने पे उसको कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ आने पे उसको लग रहा है 10 मिनट। अब अगर तुम गौर से देखोगे, यहाँ से यहाँ आने पे 5 मिनट लग रहा है। ये जो अर्क है
और ये जो अर्क है ये दोनों सेम अर्क है, देख लो ये अर्क और ये अर्क दोनों सेम है। अगर हम इसको उठा के यहाँ रख दे खुपाच, इसको बोल दे 5 मिनट, तो ये यहाँ से यहाँ 10 मिनट और फिर यहाँ से यहाँ 5 मिनट, तो 10 5 टोटल कितना हो गया 15। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये T1, ये T2, ये T2 हो जाएगा और ये T1 हो जाएगा। जो मतलब कब सबसे कम टाइम होगा वो पहला टाइम हो जाएगा, जो सबसे लास्ट वाला जो सबसे ज़्यादा टाइम होगा वो लास्ट वाला टाइम हो जाएगा। उसको मैथमेटिकली देखो, फील तो देख लो भाई। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट था, पहला प्रोजेक्टाइल गया 5 मिनट लगा, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से फिर इधर आ गया। बट जो मेजरिंग ऑफ टाइम होगा, घड़ी तो चल रहा है ना, घड़ी यहाँ जाया, तुम सोचेगा कि यहाँ से यहाँ आया 5 मिनट हो गया, अब घड़ी रुक गया, अब फिर यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, नहीं गलत है। यहाँ से जब स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ 5 मिनट समय चल रहा है, फिर जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँचा तो वो सोचो 10 मिनट लगा है, मतलब ये पूरा जर्नी 10 मिनट्स और ये 5 मिनट। और इसको तुम अगर निकाल देता है, इसको ऐसे करके निकालो और यहाँ लगा दो, निकाल के यहाँ लगा दो, तो ये पूरा कंप्लीट एक टाइम तुमको मिल जाएगा जो 15 मिनट हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का बराबर। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेगा, यहाँ करता है। अब बताओ ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ आने पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y हो गया मेरे पास u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक बन रहा है t पे, t में क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो मतलब 2 वैल्यू ऑफ t निकलेगा, 2 टाइम निकलेगा यहाँ से। एक टाइम हो जाएगा तुम्हारा ये T1 और एक टाइम होगा तुम्हारा T2, 2 टाइम यहाँ से निकलने वाला है। भैया क्वाड्रेटिक है t पे, अगर t में क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 रूट्स होगा T1 और T2, 2 रूट्स होगा और दोनों का सम टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो यू वाई कितना है, यू वाई हो जाता है मेरा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक किस में, इसको ठीक से लिख लो, ठीक से अगर लिखोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर, इसको वहाँ भेज दो, माइनस यू साइन थीटा टी माइनस वाई इक्वल टू प्लस वाई इक्वल टू। ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक, इसमें क्वाड्रेटिक इन टाइम, इसका 2 रूट्स होगा T1 और T2। अगर तुमसे कोई टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, हमेशा याद रखना नोट करके, जब कभी भी कोई टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है और क्वाड्रेटिक किस पे बना है, टी में क्वाड्रेटिक है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है और क्वाड्रेटिक किस में टी में है, तो डायरेक्ट सम ऑफ रूट कर दो, सम ऑफ रूट्स कर दो। सम ऑफ रूट्स मतलब T1 प्लस T2, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, T1 प्लस T2, और इसका सम ऑफ रूट्स निकालो तो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई सी माइनस बी बाई ए। बी क्या है इधर, ये क्वांटिटी बी है, माइनस यू साइन थीटा, ए कितना है हाफ जी टी, हाफ जी, माइनस से माइनस को उड़ा दिया, 2 उधर गया, 2u साइन थीटा बाई जी, लो निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट। मैथमेटिकली हम लोग दिखा दिया कि भैया ये T1 और T2 है, दोनों को सम कर देगा तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट का बराबर आता है। देख लो मैथमेटिकली सो भी हो गया, बस देख लेता आया है कि नहीं, आया तो है, मैथमेटिकली दिखा भी दिया। अब अगर तुम ये भी बोल सकता है कि हमको T1 और T2 निकालना है, निकल जाएगा, T1 और T2 भी निकल जाएगा। लो T1 2 रूट्स है इस क्वाड्रेटिक का, तो फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस ट्वाइस ए, बी क्या है माइनस बी क्या है माइनस यू साइन थीटा प्लस माइनस टी, 2 रूट्स है ना, टी पे निकालू ना, माइनस यू साइन थीटा प्लस माइनस, फिर बी आ गया मेरे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 हाफ ए क्या भाई हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी प्लस सी क्या भाई, सी है वाई, वाई ले लो 2 इंटू हाफ जी। आफ्टर सॉल्विंग यहाँ से आपको एक T1 मिलेगा, जो कमती होगा वो पहला
मतलब जो कमती T1 आएगा, अभी देख लो कैसे हम क्या बताना चाहता है, u साइन थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 ने 2 को मारा 2GY जी। उसी का तरह जो दूसरा आता है T2 आएगा माइनस जी। बट अब ये T1 और ये T2 है, मतलब ये जो ऐसे जा रहा है ये T1 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये T2। कौन सा T2 होगा, जो ज़्यादा लगेगा वो T2 हो जाएगा। अब इसमें ज़्यादा टाइम कौन लग रहा है, तुम गौर से देखो, इसमें ये प्लस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है ये प्लस, तो इसमें जब ये प्लस होगा तो ये जो टाइम रिप्रेजेंट करेगा ये वाला, तो ये T2 हो गया, क्योंकि ये T2 यहाँ ज़्यादा हो रहा है और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये कम हो रहा है, ये कमती टाइम है, तो ये मेरा T1 हो गया। ये T1 और ये T2, T1 लेस देन होता है T2। लो मैथमेटिकली ये भी प्रूफ कर दिया कि ये T1 होगा, T1 ये हो गया क्योंकि यहाँ से कुछ घट रहा है, और ये T2 होगा क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। और ज़्यादा वाला टाइम तो भैया यही होगा ना, यहाँ से 5 मिनट लगेगा तो यहाँ से जाने पे 10 मिनट लगेगा। चलो ये भी हो गया। और इतना तो याद रखना, जब जब क्वाड्रेटिक बने टी में, जब जब क्वाड्रेटिक बने टी में और तुमसे पूछे पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, तो सीधा सीधी सम ऑफ रूट निकाल लो, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है T1 और T2 में। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन लेता है, क्वेश्चन नंबर 2। ए पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन, ए पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल मूव्स कर रहा है कहाँ पे भैया, इन द XY प्लेन। एक पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन, पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ही केस है ये, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, directed along negative y-axis. The equation of the motion of the particle, the equation of the motion of the particle has the form. दो इक्वेशन है ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, वो दिया गया है px qx square. The equation of the motion of the particle has the form y equal to px minus qx square, where p and q are द पॉजिटिव कांस्टेंट। पी एन क्यू कैसा है भैया, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, निकालने क्या बोला है आपको, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताइए, कहाँ बताना है भैया, एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, देख लीजिए, u एट द ओरिजिन, दैट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आपका क्या वेलोसिटी है। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं। मतलब बोला क्या है कि ना, एक पार्टिकल जो मूव करता है XY प्लेन पे विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, आपको मालूम चलना चाहिए कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस है, 2D मोशन पे पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है 2D पे, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही होने वाला है। बना लीजिए, ये ओरिजिन है 0,0, ये ओरिजिन पे जो स्पीड है वो u है, ये u हम लोग मान लिया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट 0,0। बहुत बढ़िया। कोई एंगल होगा थीटा, अभी हमको क्या मालूम भाई क्या एंगल है, हमको क्या मालूम क्या एंगल है, कुछ नहीं मालूम हमको एंगल के बारे पे। बट हाँ, पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन है जो मूव कर रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्सीलरेशन कहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो एक्सीलरेशन तो भैया इधर लग रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो एक्सीलरेशन तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो क्लियर कट प्रोजेक्टाइल मोशन है, बोलने का कोई बात नहीं है। तो गिवन है आपका जो ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है पार्टिकल का, अब इसको देखिए गौर से, y इक्वल्स टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर।
और जो ट्रेजेक्टरी जो आप लोग लर्न किया है, कौन सा लर्न किया भैया, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ यू स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर और सेक्स स्क्वायर थीटा, यही लर्न किया है भाई, यही लर्न किया है ना, सेक्स स्क्वायर थीटा। क्योंकि और एक फॉर्मेट है बट फिलहाल तो यही फॉर्मेट ले लो क्योंकि ये पूरा अप्रोप्रिएट जच रहा है। इसमें कंपेयर करो, ये तो तुम लोग को मालूम है, इस दोनों को कंपेयर करो तो कंपेयर करता है तो P और टेन थीटा बराबर दिखाई देता है। तो यहाँ से P का जगह आपको मिल रहा है टेन थीटा, बहुत बढ़िया। और कंपेयर करो, माइनस माइनस बहुत बढ़िया है, एक्स स्क्वायर बहुत बढ़िया है। Q जो मिल रहा है आपको वो मिल रहा है जी टू यू स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा। इसको चेंज कर लो, करना है क्या, कर लो, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लो Q भी मिल गया। फाइंड द वेलोसिटी बोला है एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है भाई, बताओ, तुमको P मिला Q मिला, जब P और Q मिल गया है तो वेलोसिटी मिल गया ना, U मिल ही गया ना। अब इसको जस्ट तुमको रीअरेंज करो ना। अब रीअरेंज कैसे करेगा नहीं मालूम, टेन स्क्वायर थीटा है, तुम ये गौर से देख सकता है, टेन थीटा नहीं है इधर, टेन थीटा नहीं है मतलब P को स्क्वायर कर दो, टेन स्क्वायर का जगह P डाल दो इधर, टेन स्क्वायर का जगह क्या डालोगे, अरे यार रुमाल कहाँ है रफ करने के लिए, इधर है। टेन स्क्वायर का जगह क्या डालोगे, P डाल दो, इसको मटा रहा है, जी टू यू स्क्वायर वन प्लस P स्क्वायर यू स्क्वायर वहाँ भेज दो, वन प्लस P स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस P स्क्वायर। लो जी क्या है भाई, जी एक्सीलरेशन है तुम्हारा, तो एक्सीलरेशन यहाँ रख दो, ये टू क्यू वन प्लस P स्क्वायर, लो प्रूव हो गया। कितना आसानी से हम लोग जैसे को कंपेयर किया, U तो मिल ही गया, U पूछा था वही वाला U है भैया, ऑल तो टेन थीटा था नहीं अपना इक्वेशन पे, टेन थीटा को एलिमिनेट कर दिया, लो प्रूव हो गया। कितना आसानी से प्रूव हो जाता है, रब करता है देख लो, इजी था। पार्टिकल मूव्स कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पार्टिकल मूव्स अलोंग द ट्रेजेक्टरी गिवन बाय, पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है, पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी है वो दिया हुआ है एक्स वाई, इस बार क्वाड्रेटिक वाई पे बन रहा है। पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है इन सच अ वे दैट वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये पार्टिकल का क्या है भैया, अंधा भी बता सकता है ट्रेजेक्टरी है, क्योंकि इसमें टी वी है नहीं, खाली एक्स और वाई है, तो पार्टिकल का ये ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है तुमको, पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहा है, सच दैट कंडीशन है। देखो पार्टिकल मूव्स अलोंग द ट्रेजेक्टरी, पार्टिकल मूव्स अलोंग द ट्रेजेक्टरी गिवन बाय, ये पूरा इक्वेशन, in such a way that y coordinate of velocity vector remains 5 meter per second during the motion, the y component है और वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स 5 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द मोशन, मतलब जो y component होगा उसका जो वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा थ्रू आउट द मोशन, वो चेंज नहीं होगा। बताओ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, बताना बोला है तुमको, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये बताने बोला है, क्या होगा आओ देखते हैं।
ठीक है, वो वाला जो क्वेश्चन है देखिए, गिवन क्या दिया हुआ है आपका, ये आपका गिवन है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा क्या गिवन दिया हुआ है, दूसरा गिवन दिया हुआ है आपका कि जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेन सेम ड्यूरिंग द मोशन, मतलब dy बाई dt वो 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा, जो मेरा कांस्टेंट है। वेलोसिटी इन y बराबर वेलोसिटी इन x, ये पूरा कांस्टेंट है। अगर ये पूरा कांस्टेंट है, dy बाई dt कांस्टेंट है, तो इसको जब आप लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हो, ये क्या आ जाएगा, 0, मतलब एक्सीलेशन इन y क्या आ रहा है, 0। एक्सीलेशन इन y क्या आ रहा है, 0। अगर आपको ये नहीं समझ पा रहा तो आप मेरा मोशन इन 1D का वीडियो सब देखिए, उसमें पूरा क्लियरली आपको समझ पे आएगा कि कैसे हम लोग x और y को सॉल्व करके वेलोसिटीज़ और एक्सीलेशन फिर ट्रेजेक्टरी ये सब हम लोग फाइंड आउट करता है। ऑल दो dy बाई dt इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड था, जो कांस्टेंट है ये भी मेरा गिवन है थ्रू आउट द मोशन। जब ये तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है dy बाई dt, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। और x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2y प्लस 2t, ये क्लियर कट हमको बता रहा है कि ये भैया एक ट्रेजेक्टरी है, कहाँ का, x और y प्लेन का। क्यों, खाली यहाँ x और y ही है, और x और y प्लेन मतलब 2D मोशन हो रहा है। x पे कुछ वेलोसिटी होगा, y पे कुछ वेलोसिटी होगा भैया, बट y का वेलोसिटी सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर वहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है तब एक्सीलेशन 0 होता है, क्योंकि एक्सीलेशन का काम क्या है, वो भैया वेलोसिटी को चेंज करता है बाय मैग्नीट्यूड और बाय डायरेक्शन, कैसे भी करके चेंज करता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया, ऑल्दो डायरेक्शन 0 नहीं भी हो सकता, बट मैग्नीट्यूड तो 0 है इस बार। यहाँ तो कोई एक्सीलेशन नहीं है। ठीक है, अपना क्वेश्चन पे हम लोग को बोला था भैया एक्सीलेशन निकालो xi प्लस ए वाई प्लस जेड, और उसका लास्ट पे फिर आप लोग नेट मैग्नीट्यूड निकाल देना, यही बोला है क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो एक तो मालूम चल गया भैया y पे कोई वेलोसिटी चेंज है नहीं, तो इसका मतलब एक्सीलेशन तो y पे होगा नहीं, तो ये तो टर्म 0 हो गया। और ये टर्म अगर 0 हो जाता है तो भैया ये सेम आ गया, जो नेट एक्सीलेशन होगा वही मेरा एक्सीलेशन इन x होगा, जो एक्सीलेशन x पे निकलेगा वही मेरा नेट एक्सीलेशन हो जाएगा पार्टिकल का। और एक्सीलेशन y पे तुम्हारा होगा नहीं, खाली कहाँ पे होगा, वो तुम्हारा x पे होगा खाली। अब वो x का निकलेगा कैसे, बड़ा सवाल। तो देखो यहाँ तक काम है, अब इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम कंपोनेंट लेके आना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट किया, dx बाई dt ये मिल जाएगा वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, 2y dy बाई dt वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, 2 dy बाई dt, और ये कांस्टेंट 0 हो गया। फिर dx बाई dt ये क्या है भैया, वेलोसिटी हो गया इन x डायरेक्शन, 2y वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, 2 by। ठीक है, अब अगर तुम गौर से देखेगा ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो कांस्टेंट चल रहा है भैया शुरुआत से। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो, जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इसको फिर टाइम के साथ, तो ये एक्सीलेशन बन जाएगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल है। vx का बारे में तो कुछ नहीं बोला है हम लोग को, कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है, तो ये वेरिएबल है। तो जब तुम vx को फिर टाइम का साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये एक्सीलेशन निकल जाएगा x पे। लो एक्सीलेशन इन x निकल गया। और जब यहाँ तुम डिफ्रेंशिएशन लगाते हो, ये वेरिएबल तो तुम इसका u भी करोगे, तो एक बार इसको करो, इसको कांस्टेंट को बाहर ले आओ, तो इसको जब करते हो तो dv बाई dt हो गया। अब उसके बाद फिर किसको करना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये तो कांस्टेंट है इंटू 0, और ये भी पूरा कांस्टेंट 0, तो ये भी 0 हो गया, और ये तो 0 ही 0 है। v बाई 2 ये क्या, dy बाई dt क्या है भैया, ये v बाई, तो वी वाई इंटू 2 वी वाई, ये हो गया वी वाई का स्क्वायर इंटू 2। भैया वी वाई 5 दिया था, 25 इंटू 2 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए एक्स तो निकल गया अपने पास, देयरफॉर
नेट एक्सीलरेशन कितना आ रहा है भैया 50 आई कैप्ड 50 आई कैप, खाली आई एक्स डायरेक्शन पे ही उसका एक्सीलरेशन होगा, वो होगा 50 आई कैप्ड। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो आंसर खत्म, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यही था कि जब कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, जो डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आना है ही नहीं, एक्सीलरेशन का कोई कंपोनेंट उस डायरेक्शन में नहीं आएगा, तो नेट एक्सीलरेशन कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, बट उस डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। और एक्स और वाई आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग टाइम का साथ डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है भैया, देख ले, एक दो क्वेश्चन है, ये लिख लो आप लोग होमवर्क पे। ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। करो और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करो हमको भैया, और कुछ तो मांगता नहीं है तुम लोग से। और अपना जो कमेंट है, अपना जो आंसर है नीचे कमेंट पे टाइप कर दो, लिखो ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन directed along the negative y-axis. A particle moves in xy plane with constant acceleration are directed along the negative y-axis. ठीक है, the equation of the path, the equation of the path of the particle, the equation of the path of the particle has the form, the equation of the path of the particle has the form y bx minus cx square. The equation of the path of the particle has the form y equal to bx minus cx square, where b and c are the positive constants. Where b and c are the positive constants, find the velocity of the particle at the origin of coordinates. Find the velocity of the particle at the origin of coordinate. और इसका आंसर है, अगर मिला तो बढ़िया है, नहीं मिला तो डाउट पूछ लेना हमसे। ये इसका आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये होमवर्क नहीं, ये हम लोग यही करते हैं। लिखो व्हाट इज द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन यहाँ लिखता है ना, व्हाट इज द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बताना है किसका, what is the position and displacement of the projectile from the origin, कहाँ से भैया, from the origin given है आप लोग को, रेंज दिया हुआ है 10 मीटर, एक्स जो मेरा टाइम का है वो है 2t, एंगल है भैया 45 डिग्री। अब बताना है इन t बराबर 2 सेकेंड पे। ठीक है, आप लोग को पोजीशन पूछा है और पूछा है डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ओरिजिन गिवन, रेंज दिया हुआ है 10 मीटर और एक्स दे दिया है, थीटा भी गिवन है, टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है। देखो पोजीशन मतलब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बताने बोला है। कब बोला है भैया, समय 2 सेकेंड पे। प्रोजेक्टाइल का ये एक्स तो वेरिएबल है ना भैया, एक्स तो वेरिएबल है, बट थीटा तो कांस्टेंट है। ऐसे कोई यू से फेंक दिया होगा, ये 45 डिग्री हो रहा होगा, बहुत बढ़िया। पार्टिकल मस्त राह पे चला है, कोई भी एक पॉइंट ले लो एक्स और वाई, ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक्स गया होगा, वो 2t होगा, 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, ये 4 मीटर हो गया, एक्स तो मिल गया हम अपने को 4 मीटर, बहुत बढ़िया। रेंज भी गिवन है 10 मीटर, वाई पूछ रहा है हम लोग को पोजीशन एक्स और वाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक्स मिल गया वाई मिल गया, डिस्प्लेसमेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल लो, यही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वाई कैसे निकालेगा,
निकाला तो बहुत तरीक़े से जा सकता है, बट तुम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करो ट्रेजेक्टरी, याद भी हो जाएगा। टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। एक्स क्या है भाई, यू तो गिवन नहीं है ना, एक्स क्या है 4 मीटर। टेन थीटा में थीटा कितना है 45 डिग्री, 1 एक्स कितना है भाई 4, रेंज कितना दिया हुआ है 10, 0.4, 0.6, 2.4 मीटर। लो वाई आ गया 2.4 मीटर। तो पोजीशन कितना आया, पोजीशन आया भैया 4, 2.4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 4 स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर कर दो, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। जो आंसर आएगा लिख दो, ख़त्म। हम लोग जस्ट कैसे किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख के, ये क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यू तो मालूम नहीं है भाई, अब यू को निकालने जाएगा निकलेगा 2-3 स्टेप बढ़ जाएगा, 2-4 स्टेप, बट हमको इतना मालूम है एक तो ऐसा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है जिसमें वाई है, थीटा तो है बे करे, एक्स तो है बे करे, बट रेंज आ जाता है। और जब जब रेंज दिया हुआ है, एक्स और वाई पूछ रहा है, तो हम लोग ये इस्तेमाल कर लेगा। बहुत बढ़िया, चलो आपको रेंज मिल गया, वाई और एक्स मिल गया, सब मिल गया। टाइम भी निकाल लेना, निकालने का मन होगा तो। पढ़ने का टाइम, सॉल्व करने का नहीं, ये प्रोजेक्टाइल का टाइम नहीं, पढ़ने का टाइम निकालो। चलो और देखते हैं, और कहाँ गया भाई क्वेश्चन का सीट है आप लोग के लिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेई मेंस का है। अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी अल्फा, अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी अल्फा, एक बॉल है अपने पास, हुज काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है अल्फा। बहुत बढ़िया, जो प्रोजेक्ट किया गया है, जो प्रोजेक्टेड एट एन एंगल बीटा, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल बीटा, एंगल बीटा में उसको प्रोजेक्ट किया गया है टू द हॉराइजॉन्टली। हॉराइजॉन्टली मतलब जो एंगल बन रहा है यू और हॉराइजॉन्टल पे वो बीटा है, और उसको हॉराइजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया। बहुत बढ़िया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, बताने बोल रहा है हम लोग को काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। बहुत बढ़िया, क्या होगा बताओ, देख लो। ये हो गया, हम लोग को इतना मालूम है, ये यू होता है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है थीटा। इस पॉइंट पे हम लोग को बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी अल्फा, बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी अल्फा इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ बीटा टू द हॉराइजॉन्टली। मतलब जब उसका काइनेटिक एनर्जी अल्फा था, कब, इनिशियल स्टेज पे, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, के कितना था, अल्फा है। बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है उसका, बीटा है। हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ कब, हाईएस्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बताना है जब वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी होता है, वो होता है अपना यू एक्स, और उसका और हॉराइजॉन्टल का बीच का एंगल कितना है बताओ, ये और ये का बीच का एंगल कितना है, दैट इज फाई। फाई कितना है 0 डिग्री, फाई कितना है 0 डिग्री है। और हम लोग को इस पॉइंट पे बताने बोला है काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो बस फॉर्मूला पे रख दो, काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, और इस बार वो इंस्टेंट क्या है, फाई बराबर 0 डिग्री। फाई बराबर 0 डिग्री है ना, यही तो हाईएस्ट पॉइंट होगा जब फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाता है तुम्हारा हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी का, और वी वाई 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला होता है के कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। तो के है इस बार अपना अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा है बीटा,
और कॉस स्क्वायर फाई, फाई कितना भैया 0 डिग्री और कॉस स्क्वायर फाई 0 होता है 1। तो अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा आपका आंसर है, अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, यही आंसर है आपका। देख लीजिए इजी था। देखो यार अल्फ़ा के ये जो फाई है, फाई वो एंगल होता है जो पॉइंट पे हम लोग को मतलब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने बोलता है, और फाई एंगल रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी वेक्टर और हॉराइजॉन्टल, उसका बीच का एंगल फाई रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ से आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोल देता है उस पॉइंट पे, अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। हाईएस्ट पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, जब एंगल कितना हो फाई 0 डिग्री हो जाए, दैट इज़ हाईएस्ट पॉइंट। इतना भी याद रखना, जब ये डाउन वाला 1 हो रहा है, 1 का मतलब उल्टा भी इससे आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसा कौन सा एंगल है जब काइनेटिक एनर्जी है वो अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा हो, तब अब बता सकता है ना काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कब होगा, जब फाई का वैल्यू कितना आ जाए 0 डिग्री, दैट इज़ कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 आ जाए। उल्टा भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, एक प्रोजेक्टाइल है जो प्रोजेक्ट किया गया एट 60 डिग्री टू द हॉराइजॉन्टल विद द काइनेटिक एनर्जी के। सेम ही क्वेश्चन है। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, भैया किस में प्रोजेक्ट किया गया, 60 डिग्री में प्रोजेक्ट किया गया है टू द हॉराइजॉन्टल, टू द हॉराइजॉन्टल पे भैया किया गया विद द काइनेटिक एनर्जी के, विद द काइनेटिक एनर्जी के। बहुत बढ़िया। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी अल्फा एंड काइनेटिक एनर्जी के। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी अल्फा और काइनेटिक एनर्जी के एट द एंगल बीटा एट एन इंस्टेंट मेड बाय हॉराइजॉन्टल, एट द एंगल बीटा at any instant made by horizontally। बोला है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, भैया उसको 60 डिग्री में फेंक दिया गया हॉराइजॉन्टली, उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तक के। बहुत बढ़िया। फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी अल्फा काइनेटिक एनर्जी के एट द एंगल बीटा, एट एन इंस्टेंट मेड बाय हॉराइजॉन्टली। ठीक है भैया, मतलब ये है, कोई भी एक ले लो, जब ये एंगल बीटा हो रहा होगा एक काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी हो गया, हाँ ये काइनेटिक एनर्जी आप ले लो, के ही ले लो, ये बीटा हो रहा होगा, आपको 3 टर्म पे निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी अल्फा, काइनेटिक एनर्जी के, और ये कौन सा के है, ये वाला के है। तो ये यू से कोई फेंका होगा, ये एंगल हो रहा होगा 60 डिग्री है, तो जाहिर सा बात है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के होगा। बहुत बढ़िया है, तो सॉल्व करता है, तो काइनेटिक एनर्जी एट बीटा में क्या हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी हो रहा होगा के कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर बीटा। नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा होगा एट बीटा में के 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर बीटा, यही हो रहा होगा। कुछ गलती हो गया था इसको छापने में, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी, ये के नहीं होगा, इसको मिटा देना, ये काइनेटिक एनर्जी एट बीटा होगा, काइनेटिक एनर्जी एट बीटा होगा। ठीक है, तब गौर से देखो, इससे इसको डिवाइड लगाओ, जब बीटा एंगल पे
तो ये के से के उड़ जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है भाई, सोचो सोचो सोचो, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, तो उसी का तरह कॉस 60 डिग्री हो जाएगा हाफ, कॉम्प्लीमेंट्री होता है भाई। तो ये इससे से डिवाइड लगा देगा, तो ये ऊपर बचेगा तुम्हारा 1/4 1 यहाँ से यहाँ करता है सॉल्व, यहाँ सॉल्व कर देता है, आसानी रहेगा। ये हो गया भैया k/4 कॉस स्क्वायर बीटा, ये k 1/4 कॉस स्क्वायर बीटा, k ने k को मार दिया खुपाज, ये से ये भी मर गया, 1/4 कॉस स्क्वायर बीटा -1 लीजिए, यही आंसर है। 4 कॉस स्क्वायर बीटा -1 ये ऊपर चला जाए रेसिप्रोकल में, हाँ। तो आंसर क्या है आपका, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बीटा इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी बीटा बाई 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ गया रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी बीटा काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर बीटा, ये आ गया आपका रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी जो एंगल बीटा में क्या आ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी बीटा में क्या आ रहा है, इज डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा, मिटा देता है। ये और क्वेश्चन, लिखिए तीसरा, बहुत है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सीखे आज। देखिए आज हम लोग ट्रेजेक्टरी सीखे, और इन डिटेल में आपको जानना है कैसे एक्स वाई का इक्वेशन को हम लोग क्या करता है, आपका सॉल्व करता है। तो आप मेरा मोशन इन 1D देखिए, मोशन इन 1D देखिए, फिर हम लोग डिराइवेशन किए, बहुत बढ़िया। और उसके बाद एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल, ये 3 चीज़ हम लोग किए। और चौथा हम लोग ये ट्रिक ut2 sin थीटा 2h sin स्क्वायर थीटा u²/g, एक इक्वेशन सारा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास पे कुछ और हम लोग डिराइवेशन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ आता है, एनसीईआरटी में आता है। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग एनसीईआरटी का डिराइवेशन देखते हैं, और आपका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ इन प्रोजेक्टाइल, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे हम लोग जितना भी एप्लीकेशंस है प्रोजेक्टाइल का, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया आपका, उसका ये प्रोजेक्टाइल का, फिर आपका ये रिलेटिव मोशंस हो गया इन प्रोजेक्टाइल, फिर आपका वाटर प्रॉब्लम्स क्या होता है, जो वाटर का जो प्रॉब्लम बताया था हम लोग गिरने वाला, ये देख लेंगे। फिर जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है ये मतलब 3-5-6 जो वाइराइटीज़ है वो हम देख लेते हैं। और जो क्वेश्चन है SC वर्मा और DC पांडे से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे।